नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम लखनऊ में हैं और लखनऊ में हमसे जितना हो पा रहा है हम आपको लगातार कवरेज जो है उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति की पहुंचा रहे हैं आप तक। पहले चरण में जाटलैंड के मतदान हुए, उसके बाद वो क्षेत्र आए जिनमें मुस्लिम बाहुल्य एरिया ज़्यादा थे। अब बारी है बुंदेलखंड और यादव लैंड कहे जाने वाले उन क्षेत्रों की जहां समाजवादी पार्टी का दबदबा हमेशा से रहा है, लेकिन 2017 में बीजेपी वहां अपनी सेंध लगाने में कामयाब दिखी। अब बात 2022 की, क्या बीजेपी अपनी जो ऐतिहासिक जीत थी उसको दोहरा पाएगी या समाजवादी पार्टी अपने गढ़ों पर, अपने सीटों पर अपना दबदबा एक बार फिर कायम कर पाएगी? तीसरे चरण का ये सारा जो उथल पुथल है इसी के इर्द गिर्द घूमता है। और मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत है दद्दू प्रसाद जी, इनके विषय में आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये बहुजन समाज पार्टी में उस वक्त थे जब बहुजन समाज पार्टी की कल्पना भी शायद नहीं थी। DS4 से जुड़े हुए थे, काशीराम साहिब से बेहद प्रभावित और बीएसपी के बनने के बाद उसके एक कर्मठ नेता के तौर पर इनकी छवि सामने आई। 3 बार MLA रहे, उसके बाद कैबिनेट मंत्री भी रहे बसपा में, लेकिन अब बसपा से अलग होकर समाजवादी पार्टी के लिए वोटों की अपील कर रहे हैं। बुंदेलखंड में सर, पहला सवाल यहीं से शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो बहुजन टीवी में बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। और सबसे पहला सवाल कि आप बुंदेलखंड से आपकी पकड़ बेहद मजबूत है, माना जाता है कि आप वहाँ की कई सीटों पर आपका इतना रुआब है कि आप वहाँ की सीटें निकाल कर दे सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी को भी वहाँ के लोगों से जोड़ने में आपका अहम योगदान रहा जी। अब समाजवादी पार्टी के लिए जब आप प्रचार कर रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि कितनी सीटें आप समाजवादी पार्टी के खाते में लाकर दे पाएंगे? समाजवादी पार्टी के खाते में इस बार बुंदेलखंड से माननीय अखिलेश यादव की कल्पना से भी ज़्यादा सीटें वहां से जीतने की संभावना है, क्योंकि पिछला जो 2017 का चुनाव था तो जो बहुजन आधार था, बहुजन समाज पार्टी दलित के बल पर नहीं जीतती रही है। बहुजन समाज पार्टी अति पिछड़ी जातियों के जुड़ाव के कारण एक जोड़ बना, बहुजन समाज बना। तो बहुजन समाज के कारण वहाँ 20 में से 15 सीटें जीतने में हम लोग कामयाब होते रहे। और डिफरेंट कास्ट के जितने वंचित समूह हैं, निषाद हैं, पाल, प्रजापति, तेली, कुशवाहा और मुस्लिम में भी डिप्रेस्ड मुस्लिम, पसमानदा जिसको कहते हैं, वो लोगों को हम लोग जिता के लेके आए। तो इस तरीके से ये आधार 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ जोड़ लिया और बहुजन समाज पार्टी में रणनीतिक पराभव हुआ, लकवा मार गया, वैचारिक लकवा मार गया और इस कारण से वो वोट शिफ्ट हो गया। तीसरे चरण में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कल बांदा में बसपा सुप्रीमो मायावती ने रैली की जी, और वहाँ उनका प्रदर्शन, वहाँ जो लोग आए, जिस तरीके की जनसभा हुई, वो भी उसकी कवरेज भी हम देख रहे हैं जी। लोगों ने भी काफी वहाँ उत्साहित होकर उनको समर्थन जताया अपना जी। तो ऐसे में उनका प्रदर्शन, बसपा का प्रदर्शन तीसरे चरण में और पूरे चुनाव के मद्देनजर देखते हुए आप कैसे देखते हैं कि बसपा को लगातार, क्योंकि हम देख रहे हैं उनका वोट शेयर गिरने की बात की जाए। देखिए, बसपा अपने बेस को बचाने की चुनौती का सामना कर रही है। जनाधार है जो उसका परंपरागत, तो उसको बचाने के लिए, और इसलिए बहुजन समाज पार्टी इस बार चुनाव जीतने की रणनीति पर नहीं बल्कि जनाधार को बचाए रखने के रणनीति पर काम कर रही है। और इसलिए बसपा का लगातार क्षरण हुआ है। नीतियों को छोड़ देने के कारण, सामाजिक बदलाव की नीति से अलग हट जाने के कारण, और बहुजन की जगह पर सर्वजन की जो अवधारणा है, यानी शोषक और शोषित की एकता, तो ये बहुत ही व्यवहारिक नहीं है दुनिया की किसी सभ्यता में। तो शोषक और शोषित की एकता संभव नहीं है हो पा रही है। लेकिन सर, आप जिस पार्टी में इस वक्त हैं, समाजवादी पार्टी, वो भी तो इस वक्त सबको साथ लेकर चलने हाँ, नहीं, निश्चित रूप से उनका अपना है, पर चूंकि संविधान बचाओ का जो मामला है और शिक्षा को बचाने का जो मामला है, तो इन दो मुद्दों के कारण हम लोग समाजवादी पार्टी को सामाजिक परिवर्तन मिशन ने समर्थन दिया है और हम लोग अभी समर्थन में ही लगातार लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। सर, सवाल ये था कि आपने कहा कि जैसे पहले
बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा था बसपा का, ये तथागत बुद्ध का नारा था जिसको मानवर काशीराम जी ने अडॉप्ट किया था। उसके बाद अब जिसकी आप बात कर रहे हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, आप कह रहे हैं शोषित और शोषक दोनों को साथ लेकर चलने की। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में जितनी भी पार्टियां हैं वो लगभग इसी ओर बढ़ रही हैं। इसीलिए आवश्यकता है इस देश में परिवर्तनकारी दल की, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे दल यथास्थितिवादी हैं और इन्हीं यथास्थितिवादियों में से जो कम नुकसानदायक है उसको हमें दलितों, पिछड़ों को, वंचितों को चूज करना है, चयन करना है। तो समाजवादी पार्टी में तो शोषक वर्ग का जमावड़ा कमजोर है। अच्छा। और तो इस कारण से चूंकि लड़ाई अगड़ा बनाम पिछड़ा पर आ गई है, भारतीय जनता पार्टी अगड़ों का नेतृत्व कर रही है और समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्गों का नेतृत्व कर रही है। दलित और मुस्लिम इसमें निर्णायक है। तो ये दलित और मुस्लिम का पोर्शन जिसके साथ जुड़ जाएगा, तो इसलिए हमारी कोशिश है कि दलित केवल जनाधार का ही मामला न रहे, वोट बैंक बन के न रह जाए, बल्कि वो निर्णायक भूमिका में आए। और समाजवादी पार्टी के साथ वो जुड़ा है, बुंदेलखंड में एक बड़ा हिस्सा जुड़ा है, और इसलिए समाजवादी पार्टी की सीटों की संख्या में इजाफा होने जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि 10 सीटें वहाँ से कम जीत के आ रही हैं। सर, एक सवाल आपसे सतीश चंद्र मिश्रा पे भी करना बनता है, क्योंकि लगातार आप उन पे हमले करते रहते हैं जी। तो सतीश चंद्र मिश्रा की भूमिका को बीएसपी में लोग लगातार अलग अलग शब्दावलियों से सजाते रहते हैं। जी। तो आपकी क्या शब्दावली है उनको लेकर? हाँ, सतीश चंद्र मिश्रा बहुजन समाज पार्टी में कोई निर्णायक भूमिका में नहीं है। समाजवादी बहुजन समाज पार्टी जो ऐसा मैंने 22 अक्टूबर 2003 को पहली बार समाजवादी बहुजन समाज पार्टी में सतीश चंद्र मिश्रा का अवतरण हुआ। राष्ट्रीय महासचिव 22 अक्टूबर 2003 को घोषित किए गए लखनऊ के एक कार्यकर्ता सम्मेलन में। तो उसके पहले हम लोग वकील के रूप में, एडवोकेट जनरल के रूप में, और ये कहा गया था कि ये भारतीय जनता पार्टी के कोटे से, क्योंकि 2002-03 में कोलेशन की गवर्नमेंट थी और कोलेशन की गवर्नमेंट में भारतीय जनता पार्टी के कोटे से वो आए हैं। तो जब कोलेशन खत्म हुआ तो उसको जाना चाहिए था भाजपा की तरफ, पर उधर जाने की बजाय वो इधर आ गए। तो बताया गया कि वो हमारी नीतियों से प्रभावित है जी। पर उसकी भूमिका वॉच टावर की है। आरएसएस के लिए वो वॉच टावर हैं कि जो डायरेक्शन आरएसएस की तरफ से तो परिवर्तनकारी नीतियों को तोड़ने के और परिवर्तनकारी नीतियों को कोलैप्स करने के, ध्वस्त करने के, निश्चित रूप से आरएसएस कोई गलत काम नहीं कर रहा है, अपने ऑब्जेक्ट के प्रति ईमानदार है। और आरएसएस जो है वो चाहता है कि इस देश का जो वर्टिकल सोशल ऑर्डर है, ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई समाज व्यवस्था है, वो यथास्थिति बनी रहे, ऊर्ध्वाधर बनी रहे। चतुर्वर्णीय व्यवस्था उनके लिए आदर्श समाज व्यवस्था है। जो भारत के शोषित, वंचित और पीड़ित लोग हैं वो इस देश की ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई समाज व्यवस्था में, चतुर्वर्णीय व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं। और वो बदलाव हम भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है और संविधान का अनुच्छेद 38 है जो नीति निर्देशक तत्व है, तो उसके अनुसार बदलाव चाहते हैं कि इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हो। आरएसएस की लगातार कोशिश है कि जो परिवर्तनकारी दल हैं तो वो अपनी नीतियों से कोलैप्स करें, ध्वस्त हो जाएं और नीतियों से भटक जाएं। क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी को समर्थन है वो नीतियों के कारण है, सामाजिक बदलाव का जो एजेंडा है उसके कारण बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में 31% वोट शेयर तक गई। और जब वो नीतियों को छोड़ती नजर आई तो 31% से घट के 27% पे आ गई, 27 से घट के फिर 24% पे आ गई, और 24 से घट करके पिछला जो 2019 का रिकॉर्ड है और 2017 के असेंबली इलेक्शन का रिकॉर्ड है वो 22% वोट शेयर है उसके पास। और इसलिए चूंकि नीतियों को लगातार और छोड़ा है, तो जिसमें सतीश मिश्रा का निश्चित रूप से जो 3 बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बहन मायावती की बनी है, तो उसके कारण सतीश मिश्रा इस बात का संदेशवाहक है कि आपके निर्देशों का कितना पालन हो रहा है।
सीबीआई से बचना है, आनंद भैया को बचाना है, और आय से अधिक संपत्ति के मामले को ठंडा रखना है, ताज कॉरिडोर का मामला है, पुनः न उभर के आ जाए। क्योंकि जुडिशरी की भूमिका भी इसमें बहुत ही आपत्तिजनक है, संदेहजनक है। क्योंकि जिस तरीके से सीबीआई का रोल है, मिलता जुलता भूमिका न्यायपालिका की है। मतलब सतीश चंद्र मिश्रा न्यायपालिका का आरएसएस का दोनों का आदमी है। अच्छा, लेकिन सर 2007 में उनकी ही नीतियां थी जिसको सोशल इंजीनियरिंग कहा गया। नहीं, ये कहना गलत है। ये मानवर कांशीराम जी की नीतियां थी, और 2007 के असेंबली इलेक्शन में मैं एक बड़े एरिया का जोनल कोऑर्डिनेटर था। मैं कानपुर मंडल, बुंदेलखंड पूरा, और हम लोगों ने इलाहाबाद में भी कुछ दिनों तक ऑर्गेनाइजेशन का काम किया। तो बहुजन समाज पार्टी की जो 2007 में सफलता थी, वो ब्राह्मणों के सोशल इंजीनियरिंग के कारण नहीं थी, बल्कि अति पिछड़ी जातियों के बड़े पैमाने पर एकजुट समर्थन के कारण बहुजन समाज पार्टी 206 सीटें जीतने में कामयाब हुई। मेरा मानना है, और मैं बहुत जगह कहता रहा हूं, कि 2007 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज के 70% मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया। 30% मतदाता पोलिंग बूथ तक गया, और पोलिंग बूथ तक जाकर के 10% उसमें से 10% जो एक तिहाई ने तो भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, और एक तिहाई ने बहुजन समाज पार्टी को वोट किया। और उसमें से जो 5% शेयर था वो समाजवादी पार्टी को भी, और 5% कांग्रेस पार्टी को भी। तो इसलिए 70% मतदाता, जब मैं कह रहा हूँ कि 70% मतदाता ने बहिष्कार किया, अमूमन 50% मतदाता मतदान का बहिष्कार करता है जी। 50%, अभी थोड़ा बढ़ गया है, तो 60-65% मतदाता मतदान के लिए आ रहा है। इसका मतलब यह भी है कि 35% मतदाता मतदान का बहिष्कार कर रहा है अभी भी। तो इसलिए अतिशयोक्ति में मत लिया जाए इसको, ये फैक्ट है। और मैं बहुत गहरे अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि 2007 के चुनाव में ब्राह्मण समुदाय के मतदाता ने 70% ने मतदान का बहिष्कार किया, 30% मतदान तक आया, और जिस हिसाब से मैंने बताया किया। और इसलिए पर वो पॉलिटिकल पावर शेयरिंग ज़्यादा ले गए, इसके कारण अति पिछड़ी जातियों में नाराज स्वभाव भी आया। बहुजन समाज पार्टी का हार्डकोर, या भविष्य में भी जो बहुजन आंदोलन बनेगा, निर्मित होगा, उसके हार्डकोर में अति पिछड़ी जातियां होंगी, वंचित समुदाय होंगे, और जो वंचित समुदाय को साध लेगा, साथ में जोड़ लेगा, वो विजेता बनेगा। तो इसलिए चूंकि उत्तर भारत का जो राजनीतिक खेल है, लड़ाई है, वो मार्शल कास्ट के बीच में है। तो मार्शल लोग लड़ रहे हैं, निर्णायक वो अति पिछड़े समूह हैं जो कि वंचित हैं, शोषित हैं, वो जिधर जाएंगे उधर जीत हो जाएगी। 2007 में वो वंचित समुदाय, अति पिछड़े जातियां बहुजन समाज पार्टी के साथ थी, वो जीत गई। भारतीय जनता पार्टी ने सतीश मिश्रा के माध्यम से तो बहुजन समाज पार्टी की नीति को, कांशीराम जी की नीति को कॉपी किया, नकल किया, और डराया गया कि तुम बसपा की नीतियों को डरा दो। तो उसने वो काम किया, तो वो काम करने में कामयाब हुआ, और बसपा ने अपनी नीतियां छोड़ दिया, खास करके टिकट बंटवारे में भी। तो इस कारण से बसपा पैरालाइज हो गई, और वो लकवा मार गया उसको। और वो नीतियां जो अति पिछड़े जातियों का समूह है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ था 2017 के चुनाव में, और 2014 से वो देखने को मिला। तो ये 2014-2017 की जो भाजपा की विजय है, ये हिंदुत्व की विजय नहीं थी, ये पिछड़े वर्गों की विजय थी, अति पिछड़ी जातियों की विजय थी। तो हम लोग सोचते हैं कि ये समाजवादी पार्टी में कंसोलिडेट हो रहा है, तो समाजवादी पार्टी को सफलता मिलेगी। चलिए सर, अब वर्तमान पे आते हैं। और वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो आपको नरैनी से पहले समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया जी, और क्योंकि आपकी पकड़ बुंदेलखंड पे, जैसा कि मैंने जिक्र किया, बेहद अहम मानी जाती है, तो ये फैसला भी बहुत अहम था। हाँ, लेकिन 24 घंटे के अंदर उसको हटाकर वहां से किरण वर्मा को टिकट दिया गया। जी। और किरण वर्मा के बारे में जितना जानकारी मुझे है, वो भी बसपा में रह चुकी हैं, पंचायत अध्यक्ष नहीं है। जी, तो आप दोनों का बसपा से कनेक्शन है, दोनों की आपकी पकड़ की अगर बात करें तो आपके मुकाबले उनकी पकड़ तो खैर इलाकों में कुछ खास नहीं है, तो इससे कैसे देखते हैं आप? हो सकता है पार्टी हाईकमान ने ऐसा महसूस किया हो कि उनकी पकड़ ज़्यादा है, हमारी पकड़ कमज़ोर है, तो उन्होंने ये फैसला कर लिया।
तो ये उस फैसले फैसला- पर चूंकि हमारे सामने मेन ऑब्जेक्ट भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्रता की विरोधी हो गई है, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की विरोधी हो गई है, और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के अब तक वो अटल बिहारी वाजपेयी ने संविधान समीक्षा आयोग बनाया, अभी उनके सांसद हैं, पार्लियामेंट में भी ऑन रिकॉर्ड बोले हैं और बाहर भी ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि नई संसद हो, नया संविधान हो। तो इसलिए ये बड़े मुद्दे हैं देश के सामने, तो इसलिए इन बड़े मुद्दों को ध्यान में रखते हुए तो बड़ा मकसद को हमने साधा है और ध्यान में रखा। भारतीय जनता पार्टी को हम लोग हराने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ हैं और समर्थन जारी है, लगातार सामाजिक परिवर्तन मिशन उनको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अभी भी बीजेपी के चाहे मुख्यमंत्री हों, योगी आदित्यनाथ हो, चाहे गृह मंत्री हों, जब भी वो अपनी जनसभा को संबोधित करते हैं वो कहते हैं 2 चरणों में हमने देख लिया कि अखिलेश यादव का सुपड़ा साफ हो रहा है जी, कोई सीटें नहीं आ रही उनकी और हम बहुमत से अपनी सरकार बना रहे हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस है जी जी, इसके पीछे का कोई लॉजिक? देखिए, चौधरी चरण सिंह के बाद एक लंबे अंतराल के बाद तो पहली बार इधर जाट वोट माननीय मुलायम सिंह यादव के परिवार के लीडरशिप में इकट्ठा हुआ है जी। जयंत चौधरी, और वो माननीय अजीत सिंह और माननीय मुलायम सिंह जी के रहते हुए वो संभव नहीं है। चौधरी चरण सिंह का एक रुतबा था और उस जमाने में एक था, तो लगभग मुझे लगता है कि ये 35 साल के बाद तो इतिहास दोहराया गया है, और निश्चित रूप से जाट लैंड और जिसको आपने यादव लैंड कहा और मुस्लिम लैंड से भी समाजवादी पार्टी को, अब ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड शोषित पीड़ित इलाका है और तुलनात्मक ढंग से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, तो ये पीड़ितों का इलाका है, तो यहाँ भी व्यापक पैमाने पर सफलता मिलेगी और समाजवादी पार्टी को हमें उम्मीद है कि बहुत वंचित समुदाय इसमें साथ आएंगे। सर, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि अखिलेश यादव की अगर हम बात करें तो उनकी चुनावी रणनीति में MY का जो समीकरण था जो उन्होंने बनाया था, मुस्लिम यादव, तो उस समीकरण को अब अगर देखें हम तो जो वो मुस्लिम वोटर्स हैं उनके लिए असदुद्दीन ओवैसी भी है मैदान में, लगातार प्रचार कर रहे हैं और उनका युवाओं में काफ़ी प्रभाव है, तो उससे इस MY समीकरण को कितना असर पड़ेगा? MY समीकरण देखिए लालू यादव जी का था, है ना, तो पर उत्तर प्रदेश में नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये पूरा जो शोषित पीड़ित OBC का है, तो OBC का बड़ा जुड़ाव समाजवादी पार्टी के साथ है, और ख़ास करके सामाजिक परिवर्तन मिशन के समर्थन के कारण अम्बेडकरवादी जो ग्रुप्स हैं जिसमें माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, दूसरे और लोग हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, तो ये सारे ग्रुप्स मिल करके एक विहंगम और बहुत सुंदर रचना करते हैं। तो ये MY है नहीं, ये MY एक मिथक है, ये सच्चे मायने में अम्बेडकरवाद समाजवाद की जुगलबंदी है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए। आपको धन्यवाद।